हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। तो अपने सीरीज के अगले एपिसोड की तरफ चलते हैं, आईपीसी एंड भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से चेंजेस हुए हैं जो देखने में तो लगता है कि अरे हाँ, ये तो होने ही चाहिए थे, नाउ इज द टाइम। बट वट एवर सीम्स ऑन द फेस ऑफ इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू। खैर, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ ये आप थोड़ी देर में खुद ही समझ जाएंगे। तो पहले जो चैप्टर 6 था आईपीसी का, वो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट को कवर करता था, सेक्शन 121 से लेकर 130 तक। अब जो नया चैप्टर है वो चैप्टर 7 है और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट को ही कवर करता है 147 से लेकर 158 तक। ये अकेला चेंज नहीं है जो नए लॉ में आया है। 124A जो सेडिशन को कवर करता था, सेडिशन सबको पता ही होगा, कुछ भी ऐसा एक्ट विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किए गए, बोले गए शब्द या कुछ भी, एनीथिंग विच एन एक्सप्रेशन बेसिकली। सो एनी एक्सप्रेशन विच इज by way of visible representations, slogans, oral representations, written representation, किसी भी तरह का कोई भी एक्सप्रेशन अगर गवर्नमेंट के खिलाफ एक इल हेटरेड या फिर डिसअफेक्शन के फीलिंग्स को इग्नाइट करता है और कंट्री की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट करता है, तो वो वर्ड्स सेडिशियस होंगे और उनकी सजा दी जाएगी। सिंपल भाषा में ये है सेडिशन। ठीक है, पढ़ने को पढ़ भी सकते हैं। whoever by words, वर्ड्स के थ्रू, चाहे वो लिखे हुए चाहे बोले हुए हो, साइंस के थ्रू, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग मतलब लाता है, मतलब हेट्रेड जनरेट करता है या कोशिश करता है हेट्रेड को या कंटेम्प्ट को जनरेट करने की, या फिर to excite disaffection towards the government established by law, मतलब डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इलेक्ट हुई वैलिड गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आप कुछ ऐसा कहते या करते हैं जिसकी वजह से लोग उसके अगेंस्ट एक गलत भाव को हार्बर कर लेते हैं या फिर इल फीलिंग्स को, हेटरेट को, डिसअफेक्शन को हार्बर कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके वर्ड्स सेडिशियस होंगे और आपको सजा मिलेगी जो 124A में ही दे रखी थी। ठीक, अब ये जो वर्ड था, ये कॉलोनियल टाइम में, जो सेडिशन कॉलोनियल टाइम में तो फिट होता था, क्योंकि भाई कुछ मुट्ठी भर ब्रिटिश दूसरे देश से आके हमारे देश पर रूल कर रहे थे। एक पूरा का पूरा रेवोल्यूशन का वेव उनके अगेंस्ट आ गया था। अगर सब एकजुट हो जाते, अगर सब अपने नेता की बात सुन लेते, तो उनके कॉलोनियल रूल को बहुत दिन तक तो नहीं चलने दिया जाता। ठीक है, तो वो लोग जो इस रेवोल्यूशन की वेव को पैदा कर रहे थे, जो नेता जनता को इस कॉलोनियल रूल के खिलाफ भड़का रहा था, असली चेहरा दिखा रहा था, उसी नेता को जेल में डालना जरूरी था, वरना उनकी जो कॉलोनियल पावर थी उसकी इंस्टेबिलिटी या फिर उसकी जो स्टेबिलिटी है, सॉरी, वो अफेक्ट हो जाती। ठीक है, तो इस तरह के लॉज उस टाइम पे एक बार को फिर भी जस्टिफाई किए जा सकते हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट नेशन में, एक डेमोक्रेटिक नेशन में जहां पे पावर ही जनता से है, इस तरह के लॉ की कोई जगह नहीं है ना। और बहुत सारे इस तरह के केस लॉज भी आए जहां पे इसे कंडेम किया गया, इसे चैलेंज किया गया, लेकिन लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया कि सेडिशन को पूरी तरह से नहीं हटाना चाहिए। केदारनाथ के केस में कुछ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने रखी कि भाई आप सेडिशन को सेडिशियस पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। The word sedition has to be interpreted in an objective manner, not a subjective manner. आपको क्या बुरा लग रहा है वो सेडिशन नहीं है। क्या वाकई उसके कहे गए वर्ड्स आपकी सरकार को हिलाने के लायक थे, या वो उतने पावरफुल थे कि आपकी सरकार की, आपकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी अफेक्ट हो जाती, या फिर पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट हो जाता, या फिर डिसअफेक्शन की वजह से लोग सड़कों पे बंदूक लेकर निकल आते, उतरो बाहर, पास कुर्सी छोड़ो और ये और वो। जब तक कि ये नहीं हो रहा तब तक सेडिशन नहीं है।
गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक बहुत ही ऑब्वियस ही चीज है। हमारे पास फंडामेंटल राइट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसी गवर्नमेंट को हम इलेक्ट कर रहे हैं भाई, जन प्रतिनिधि हमारा ही रिप्रेजेंटेटिव है। Every minister in this country is a representative of the constituency that chose him to be their leader. तो अगर वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है तो हम उसकी अगर काम की बुराई करें या फिर उसके क्या कहेंगे इनएफिशिएंसी को पॉइंट आउट करें तो ये हम कर सकते हैं, हमारा राइट है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस चीज को नेगेटिवली लेना शुरू कर दिया, पर्सनली लेना शुरू कर दिया, है ना। तो कोई भी माइनर सा क्रिटिसिज्म जो गवर्नमेंट के खिलाफ या इवन अगेंस्ट अ मिनिस्टर अगर आता है तो उनको सेडिशन के सेक्शंस लगा लोगों के जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, जो नया लॉ है वहां पे बड़ी एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, अमित शाह जी ने भी इस चीज को पार्लियामेंट में पॉइंट आउट किया कि सेडिशन अब इस लॉ में होगा ही नहीं। अब ये कहना कि सेडिशन इस लॉ में है नहीं एक गलत बात है, ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू। सेडिशन वर्ड भले ही नहीं है बीएनएस में, लेकिन सेडिशन बहुत ही विविड स्टेट में इन ए डिफरेंट नॉमेनक्लेचर बीएनएस में अभी भी प्रेजेंट है। जो नया सेक्शन है वो है सेक्शन 152। अभी मैं इतना ही डिस्कस करूंगी, आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब आता है 125 में कुछ चेंज है। whoever wages war against government of any Asiatic power in alliance or at peace with the government of India, कोई भी एशिया की कोई भी कंट्री जिसके साथ इंडिया के अच्छे दोस्ताना संबंध है, उसके खिलाफ अगर कोई वॉर वेज करता है तो उसको सजा मिलेगी। सेक्शन 125 वो सजा देता था। चेंज कर दिया है एशियाटिक पावर को। क्या कैसे चेंज किया है? गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो द फ्रेज हैज बीन चेंज्ड, इट हैज been made to align with the international standards currently existing। ठीक है, बस यही चेंज है। बाकी पनिशमेंट फाइन जितना था पहले 125 में उतना ही है 153 में। ठीक है, द ओनली चेंज दैट हैज हैपेंड इज द what should we say, the adversary against whom the war has been declared। बस वही वर्ड्स चेंज हो गए हैं, बाकी और कुछ चेंज नहीं हुआ है। दूसरा 126 now is 154 committing depredation on the territories of power at peace with the government of India। depredation का मतलब अगर सब बच्चे समझते हैं तो लूटपाट है ये लिटरल वर्ड्स में। ठीक है, तो कुछ ऐसी कंट्रीज के अगेंस्ट अगर आप लूट प्लंडर, ठीक है, इस तरह की कोई हरकत करते हैं जैसे कि बहुत सारे टायरेंट्स ने इंडिया में की है ना, तो वो आपको सजा मिलेगी। कौन देगा? 126 देगा। सो इफ यू बेसिकली लूट और प्लंडर और कमिट टेरर और डिस्ट्रॉय देयर प्रॉपर्टी एटसेट्रा, एनी कंट्री जिसके साथ इंडिया के फॉरेन वो फ्रेंडली रिलेशन है, तो सजा 126 में थी। और चीज इस फ्रेज को चेंज कर दिया है। डेप्रेडेशन ऑन द टेरिटरीज ऑफ एनी पावर इन अलायंस हैज बीन चेंज्ड to the same phrase that was used in the previous section, on the territories of any foreign state at peace with the government of India। कोई भी ऐसी territory in Asia, beyond Asia, doesn't really matter, any territories against or with whom India has a very friendly cordial relationship with, and you go and loot their country or plunder their country or start a reign of terror in their country, you would be liable under section 154। ठीक, punishment, fine, everything else remains the same except for this phrase। अब 152 पहले कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था। Acts endangering sovereignty, unity and integrity of India, this is sedition। ये सेडिशन है पूरी तरह से, बस वर्ड सेडिशन को यूज नहीं किया है, नोमेनक्लेचर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इनफैक्ट सेडिशन फिर भी थोड़ा टू द पॉइंट था, कहीं ना कहीं उसके आर्बिट्रेरी मिसयूज को रोका जा सकता था। ये तो और उससे भी ज्यादा खतरनाक लॉ आया है। अगर इसे पढ़ा जाए
act endangering sovereignty, unity and integrity of India. Whoever purposely, knowingly, by words, either spoken or written, by visible representation or by electronic communication or by use of financial mean, otherwise excites or attempts to excite secession or armed rebellion, ठीक है, subversive activities or encourages feelings of separatist activities or endangers sovereignty or unity and integrity or indulges in or commits any such act shall be punished for life or with imprisonment which may extend to 7 years. अब श्रेया सिंगल का केस सबको पता ही होगा, है ना. श्रेया सिंगल के केस में कुछ वर्ड्स को कोर्ट ने बहुत डेंजरस डिक्लेयर किया था, जैसे कि मलिशियस कैरेक्टर, है ना, इल विल, हेट्रेड, एनिमिटी, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उस समय सुप्रीम, नॉट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वर्ड्स जो हैं ये बहुत ही ज्यादा एम्बिगस हैं. ठीक है भाई, मलिशियस कैरेक्टर क्या होता है, ग्रोसली इनअप्रोप्रिएट क्या होता है, ग्रोसली ऑफेंसिव क्या होता है. अगर आप इनको प्रॉपरली ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर दे तो ठीक है, लेकिन अगर आप इनको ऐसे ही डाल देते हैं, ग्रोसली ऑफेंसिव, मलिशियस कैरेक्टर, या फिर ये इल विल, हेटरेड, एनिमिटी, डिसअफेक्शन, इनको आप ऐसे ही डाल देते हैं तो देर ओपन टू इंटरप्रिटेशन, और आदमी अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा उन्हें, जो उसका थॉट प्रोसेस है, जो चीज उसे अफेक्ट करती है, जो चीज उसे बुरी लगती है, जो उसके हिसाब से ग्रोसली ऑफेंसिव है, जो उसके हिसाब से मलिशियस है, वो उसी लाइट में उसे इंटरप्रेट करेगा, और इससे लॉ जो है उसके मिसयूज के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो इन वर्ड्स को अगर आप ऑफेंस की बात कर रहे हैं या क्रिमिनल लेजिस्लेशंस की बात कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि इन वर्ड्स को यूज ही ना किया जाए, और अगर किया जा भी रहा है तो इनको डेफिनेशन के साथ यूज किया जाए, ताकि इनको बार बार अलग अलग तरह से इंटरप्रेट ना किया जाए, और इस सेक्शन का, इस ऑफेंस का जो एक्चुअल एजेंडा था वो फुलफिल हो सके, ना किसी के ईगो को सेटिस्फाई करे ये सेक्शन. ठीक है, अब ये बात श्रेया सिंगल में कही गई. सबवर्सिव एक्टिविटीज इस नए सेक्शन में यूज किया गया है. कैम्ब्रिज की डिक्शनरी में अलग डेफिनेशन है सबवर्सिव की, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में सबवर्सिव की अलग डेफिनेशन है. जब मैं इसे पढ़ रही थी और दोनों डेफिनेशंस को मैंने एनालाइज किया तो मुझे समझ आया कि अगर इन दोनों डेफिनेशंस को कोई सब्जेक्टिवली इंटरप्रेट करता है तो जो लॉफुल प्रोटेस्ट्स भी होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट की एक्टिविटीज के खिलाफ और बिल्स के खिलाफ, वो भी किसी तरह से इस सेडिशन के एम्बिट में आ जाते हैं. मतलब इसे इतना वास्ट और एम्बिगुअस बनाया गया है कि अगर एक लॉफुल डेमोक्रेटिक क्रिटिसिज्म भी आ रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ तो भी वो 152 के एम्बिट में आ जाएगा. 124A में फिर भी उस चीज को रोक दिया गया था केदारनाथ के थ्रू, और उसकी भाषा जो थी वो इतनी एम्बिगुअस नहीं थी. इसे बिल्कुल ही एकदम अम्ब्रेला कवर दे दिया है कि गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ बोल के तो देखें. ठीक है, अब जो लॉ कमीशन था उसने कहा था कि भाई सेडिशन को आप पूरी तरह से मत हटाएं. एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जरूरी है कि जब जनता के पास इतनी पावर होती है तो गवर्निंग अथॉरिटी के पास भी एक इंटेग्रिटी मेंटेन रखे हो. ठीक है, अब इंटेग्रिटी मेंटेन होने का मतलब है कि अगर तुमने अपने नेता को चुना है तो तुम उस नेता को ओबे भी करो, तुम उसके डिसीजंस को ट्रस्ट भी करो. ठीक है, अब तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या फिर कोई एक हार्श स्टेप आ गया तुम्हारे अगेंस्ट, तुमने उस नेता को उखाड़ फेंकने की का डिसीजन ले लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता. इन अ डेमोक्रेसी इवन दैट कैन नॉट हैपन. ठीक है, एक अच्छा नेता आया जो एक समाज कल्याण पे निकला है और सोशल मेनेसेस को हटाने की कोशिश कर रहा है, तो यू कैन नॉट जस्ट स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो. डेमोक्रेसी का एक ये भी पार्ट है दैट अ गवर्निंग अथॉरिटी शुड बी ट्रस्टेड एंड शुड बी अलाउड टू डू व्हाट इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक स्पिरिट, राइट. तो इसीलिए सेडिशन को पूरी तरह से मत हटाइए, लोगों को भी कंप्लीट डिस्क्रेशन दे देना सही नहीं होगा. तो सेडिशन को रिटेन करिए, लेकिन एक बहुत ही क्वालिफाइड पर्सपेक्टिव से, एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव पर्सपेक्टिव से, कि वो इन सिचुएशंस में ही यूज किया जा सकता है जो केदारनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करी थी. आप उसके टेक्स्ट को सुप्रीम कोर्ट के केस के अकॉर्डिंग अलाइन कर दीजिए. दूसरा, आप जब उसे लेकर आए तो मेक श्योर कि वो आर्टिकल 14 के साथ, आर्टिकल 19 के साथ अलाइंड रहे. वो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन और बाकी सारी जो एक फ्रीडम्स हैं उनको वायलेट ना करे. ठीक है, अगर इस तरह का एक लॉ ले आएंगे तो सेडिशन
वायलेट भी नहीं करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को, कॉलोनियल भी नहीं रहेगा, डेमोक्रेसी के साथ वो बैठ भी जाएगा। लेकिन इस चीज को नहीं किया गया। आर्टिकल 152 इज वेरी वेरी क्वाइट वायलेटिव ऑफ 1419 and completely misaligns everything that Supreme Court had to say in Kedarnath। ठीक है, इट इज मेड एक्सट्रीमली वेग। अब आप देख सकते हैं सबवर्सिव एक्टिविटीज, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। क्या होती है सबवर्सिव एक्टिविटीज, है ना, क्या हो सकती है भाई सबवर्सिव एक्टिविटीज? कैम्ब्रिज कह रहा है कि ये हो सकती है, ऑक्सफोर्ड कह रहा है कि ये हो सकती है, दोनों को अलाइन कर दो तो ऐसा लगेगा कि अगर कोई गलत लॉ भी आता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के बिल्कुल अगेंस्ट है, वायलेटिव है, उसके खिलाफ भी अगर मोर्चे निकल आए जैसे किसानों ने किया, तो गवर्नमेंट सेडिशन यूज करके इनको जेल में डाल सकती है। अगर कोई क्रिटिसिज्म आता है गवर्नमेंट की किसी ऐसी पॉलिसी पर जो ठीक नहीं है, उसके खिलाफ अगर लोग क्रिटिसिज्म करते हैं या फिर लिखते हैं, नारेबाजी करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सेडिशियस, मतलब इस सेक्शन के एम्बिट में आ गया। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में काफी सारे राइट्स हैं। अगर हम स्लोगन्स देना चाहें गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो दे सकते हैं, अगर हम जिंदाबाद या मुर्दाबाद करना चाहें तो कर सकते हैं, ये हमारा राइट है, जब तक कि हमारे इन स्लोगन्स ने एक पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट नहीं किया, है ना। अब नोइंगली बाय वर्ड्स फाइनेंशियल तरह से अटेम्प्ट करता है, एक्साइट करता है सेसेशन या फिर आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है, या फिर एनकरेज करता है सेपरेटिस्ट एक्टिविटी को, या कुछ भी ऐसा जो सोवरेनिटी और यूनिटी को, इंटीग्रिटी को अफेक्ट करे, एंडेंजर करे। क्या हो सकती है वो एक्टिविटी जो सोवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटेग्रिटी को अफेक्ट करे? भाई मतलब ये कितना वेग है ये फ्रेज, द एक्टिविटीज विच एंडेंजर sovereignty, unity and integrity. I mean, can you by any stretch of imagination create a list of activities that might be doing so? No, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये इस तरह की जो वेग फ्रेजेस है कि डिसअफेक्शन एक्साइट कर रहा है, चलो सेपरेटिस्ट एजेंडा को रोकना जरूरी है ना, समझ आता है ये। सेसेशन की फीलिंग्स को कि देश के टुकड़े करो, हमें हमारा देश दो, ये करो वो करो, अंडरस्टैंडेबल, समझ आता है। ठीक है, बाकी चीजें जो एम्बिगिटी को और वेगनेस को अप्लाई कर रहे हैं, जो लेजिटिमेट प्रोटेस्ट को और लेजिटिमेट डिमांड्स को भी कहीं ना कहीं कर्व करने की कोशिश कर रही है, व्हाट अबाउट दैट, राइट? सो एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड बाय 152। इट इज फार मोर एम्बिगुअस एंड फार मोर आर्बिट्रेरी देन व्हाट 124A यूज्ड टू बी, माइंड माय वर्ड्स। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आप चाहें तो और कुछ इंटरप्रिटेशंस आएंगे बहुत जल्दी, उन्हें पढ़ सकते हैं, और उनका भी यही कंक्लूजन निकलेगा कि ये 124 से ज्यादा हार्श लॉ है। अब ये है तो है, देखो क्या होता है। इसको भी कहीं ना कहीं जूरिस्ट ने, थिंक टैंक्स ने आर्टिकल्स के थ्रू चैलेंज करना, कंपेयर करना शुरू तो कर ही दिया है। लेट्स सी व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज टू से अबाउट इट, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर 8 में क्या ऑल्टरेशंस हैं? ऑफेंसेस अगेंस्ट आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स फोर्स, सॉरी। तो चैप्टर 7 में 131 से 140 तक सेक्शंस हुआ करते थे। अब चैप्टर 8 हो गया है 159 से लेकर 168 तक ऑफेंसेस हैं। कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। बिहार में, यूपी में एक आध बार इनका प्रीलिम में सेक्शन आ जाता है, मेंस में अगेन दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब कुछ चेंज इंपॉर्टेंट है। हार्बरिंग डिजर्टर, तो अगर एक वाइफ हस्बैंड को हार्बर करती है, भले ही वो हस्बैंड डिजर्टर था, तो उसको सजा नहीं होगी। दिस वाज एन एक्सेप्शन। तो द प्रोविजन ऑफ 136 विच एक्चुअली पनिशेस एनीवन जो कि एक डिजर्टर को, एक भगौड़े को शरण दे रहा है, उसमें एक एक्सेप्शन भी एडेड है कि शरण देने वाला अगर शरण देने वाली अगर पत्नी है, बीवी है, तो उसे 136 पनिश नहीं करेगा। तो 136 was specifically designed to include और वर्क ऑन दी प्रिंसिपल की आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में आदमी होते हैं, जो कि था भी, है ना। मतलब लॉज काफी स्ट्रिक्ट थे, और ओरिजिनली जितने भी ये मिलिट्री के, जितने भी डिफेंस फोर्सेस थे, वो विमेन को कहाँ एम्प्लॉय करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे। ठीक है, फील्ड पर तो एकदम ही नहीं करते थे। बाकी जो सेकेंडरी जॉब्स हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, उसमें फिर भी करते हैं, लेकिन फील्ड पे तो बिल्कुल नहीं जाती थी। नेवर हर्ड ऑफ अ वुमेन सोल्जर, ठीक है, वुमेन लेफ्टिनेंट, अनलेस शी इज अ डॉक्टर में भी।
ठीक है, तो अब यहाँ पे इस चीज को इसीलिए इंक्लूड किया गया क्योंकि उस टाइम पे मिलिट्री में या डिफेंस फोर्सेस में हस्बैंड ही हुआ करता था, मैन हुआ करता था। तो जब एक जगह पे या जब एक तरह के डिपार्टमेंट की बात की जा रही है, उस डिपार्टमेंट को छोड़ने पर आपको एक लेबल दिया जा रहा है जिस लेबल के अगेंस्ट आपको सजा हो सकती है, तो वो आपके जेंडर से ही रिलेट करता था। यू हैड टू बी मैन नेसेसरली, और मैन को शरण कौन देगा? उसकी बीवी। ठीक है, तो दिस वाज created keeping in mind the society that existed back in 1800s. अब चीजें चेंज हो चुकी हैं। मिलिट्री में वुमेन को इक्वल इंक्लूजन देने की बात की गई है, मतलब अभी उतनी इक्वलिटी नहीं आई है, अभी तो बस परमानेंट और टेम्परेरी बेसिस पर उनको इंक्लूजन दिया गया है कि भाई उनको नेसेसरीली 14 ईयर्स के बाद रिटायर नहीं होना। जैसे आदमियों के पास एक ऑप्शन होता है दैट यू कैन ईदर रिटायर और कंटिन्यू इन द सर्विसेज, नाउ इवन वुमेन हैव दैट ऑप्शन, बट ओनली फॉर अ सर्टेन लेवल का, मतलब कुछ लेवल्स पे ही हुआ है ये चेंज। सुप्रीम कोर्ट ने काफी क्वालिफाइड सा लिमिटेड सा जजमेंट दिया है, बट थिंग्स आर चेंजिंग, लेट्स से वो होती ही रहेंगी। अब भाई इस चीज को अलाइन करना है, इस चीज का चांस है कि जैसे वेस्ट में विमेन सोल्जर्स ऑफिसर्स होते हैं, फील्ड में होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, इस तरीके की शायद एक सिचुएशन इंडिया में भी कभी आए, तो उससे अलाइन करता हुआ जो लॉ है वो 164 का है। वहां पे अगर डिजर्टर को हार्बर कर रहा है कोई और वो स्पाउस है तो उसको 164 सजा नहीं देगा। So now it is made inclusive that a deserter can even be the wife of a person, not just the husband of a wife. ठीक है, I think you understood what I meant. ठीक है, तो the word wife has been changed to spouse to make sure कि अगर कल को वो डिजर्टर लेडी निकल आती है, क्योंकि अब आर्मी थोड़ी वुमेन इंक्लूसिव हो रही है या फिर मिलिट्री थोड़ी वुमेन इंक्लूसिव हो रही है, तो उसको कवर करने के लिए सेक्शन तैयार है। ठीक है, ये चेंज है, काफी अच्छा चेंज है। अब आते हैं हम अबैटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इनसबऑर्डिनेशन बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन। तो अगर कोई अबैटमेंट है किसी एक ऐसे एक्ट का कि हम अपने ऑफिसर की या कमांडिंग ऑफिसर की, सुपरवाइजर की बात नहीं सुनेंगे, इनसबऑर्डिनेट करेंगे, बाकी लोगों को भी बहका देता है, तो सजा होती थी 6 महीने तक जा सकती थी वो सजा। अब वो सजा बढ़ा के सेक्शन 166 में 2 साल तक की कर दी है, बाकी सेक्शन बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो whoever abets an act of insubordination will be punished with an imprisonment term which may extend to 2 years according to the new provision. पुराना सेक्शन 138 था, नया सेक्शन 166 है। ठीक है, चैप्टर 9 पे आ जाते हैं, 189 से 197। तो ये जो पुराना चैप्टर है, जो नया चैप्टर है, चैप्टर 11 नॉट 9, वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड ऑफेंसेस को कवर करता है। पहले ये चैप्टर 8 हुआ करता था, अब ये चैप्टर 11 हो गया है। 141 से लेकर 160 तक इसमें सेक्शंस थे। नए चैप्टर में 189 से लेकर 197 तक सेक्शंस हैं। ठीक, क्या क्या और बाकी चेंजेस हैं नंबर के अलावा? 153AA, मैंने अपने लास्ट सेशन में आईपीसी से रिलेटेड बताया था कि आईपीसी में हेट क्राइम से रिलेटेड कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं था। हालांकि उस तरह के अगर एक्ट्स किए जाते हैं तो उन्हें पनिश तो किया जा सकता था, बट देयर वाज नॉट अ स्पेसिफिक ऑफेंस व्हिच टारगेटेड दैट पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, तो कुछ फैले हुए सेक्शंस में 153AA भी एक सेक्शन हुआ करता था, जो कि अब हटा दिया गया है। So this has been removed. Punishment for knowingly carrying arms in any procession or organizing or holding or taking part in any mass drill or mass training with arms. ठीक है, क्योंकि टेररिस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस अलग से आ गए हैं, टेररिज्म से रिलेटेड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड प्रोविजंस आ गए हैं, हेट क्राइम से रिलेटेड प्रोविजंस आ गए हैं। तो एवरीथिंग हैज बीन प्रॉपर्ली कंसोलिडेटेड, राइट। तो अब जब कंसोलिडेशन हो गया है तो हैपहैजर्ड जो सेक्शंस थे उनकी जरूरत नहीं है, उनमें से एक ये भी था, तो इसे हटा ही दिया गया है, इट हैज बीन ओमिटेड। अब आता है सेक्शन 158, बीइंग हायर्ड टू टेक पार्ट इन एन अनलॉफुल असेंबली और रायट। इसका जो नया सेक्शन है वो 189 है। ठीक है, 158 पे जो सजा थी वो थी कि अगर कोई एंगेज होता है, हायर किया जाता है, और ऑफर्स और अटेम्प्ट्स टू बी हायर्ड और एंगेज और असिस्ट इन डूइंग द एक्ट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 1, वही
पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट जो एक्ट है या फिर अनलॉफुल असेंबली के जो एक्ट्स हैं, तो उसे 6 महीने तक की सजा हो सकती है। कोई अगर एंगेज हो जाता है और आर्म्स के साथ जाता है, मतलब गोज तो जॉइन्स दैट अनलॉफुल असेंबली विद प्रॉपर आर्म्स एंड एमिनेशन, गोज देयर रेडी, तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। जो नया सेक्शन है वो 189 है, सेम है। 158 में भी यही पनिशमेंट था, ठीक है, कि अनलॉफुल असेंबली में कोई एंगेज होता है या उसका पार्ट बनता है या खुद को पार्ट बनाने की कोशिश करता है तो 6 महीने। अगर तुम पार्ट बनते हो, पार्ट बनाने की कोशिश करते हो, चल देते हो आर्म्स लेकर, तो 2 साल तक की सजा। तो द सेक्शन रिमेन्स द सेम एक्सेप्ट फॉर द नंबर, राइट, और कोई चेंज नहीं है। 158 में भी सेम पनिशमेंट दे रखा था जो 189 में दे रखा है। अब आ जाते हैं 148 पे, राइटिंग विद डेडली वेपन। तो अगर राइटिंग हो रही है और वो डेडली वेपन के साथ राइटिंग हो रही है, whoever is guilty of writing being armed with a deadly weapon, punishment 3 साल तक का था, right, and this was given in section 148. so the change is the section number obviously 191 punishment को बढ़ा के 5 साल तक का कर दिया गया है। It's no longer 3 years, it is now 5 years. Whoever is caught writing with a deadly weapon would now be might be given a punishment which may extend to 5 years. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 154 155 बेसिकली एक कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता था उस आदमी के ऊपर जिसके लैंड पर अनलॉफुल असेंबली, मतलब अनलॉफुल असेंबली या फिर असेंबली जो अनलॉफुल थी वो अनलॉफुल पर्पस के लिए असेंबल हुई और उन्होंने उसी के लैंड पर अपना सारा सब कुछ कर डाला, ठीक है। तो जिस लैंड पे हुआ है ये सब, उस आदमी की भी जिम्मेदारी होती थी। दिस वाज सॉर्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। 155 जो था वो कहता था कि जिसके बेनिफिट के लिए अनलॉफुल असेंबली क्रिएट हुई है या जिसके लिए अनलॉफुल असेंबली काम कर रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जैसे कि एक आदमी ने गुंडों को इकट्ठा किया, उससे कहा कि मेरी जमीन को उसने कब्जा करके रखा है, जाओ और उसे निकाल के फेंक दो, ठीक है। अब ये मेरे कहने पर जा रहे हैं सारे के सारे, तो मेरी भी जिम्मेदारी है ना, बाय एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अबेटमेंट एंड एवरीथिंग। तो अबेटमेंट तो लगेगा, 155 भी लगेगा। सिमिलरली वो पूरी भीड़ इकट्ठी हो रही है, प्लान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और नारेबाजी हो रही है, आर्म्स लेकर अनलॉफुल असेंबली इकट्ठी हो गई, मेरे ही लैंड पे हो गई, मैं देख रहा हूँ कि अच्छा, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आई शुड हैव either given the notice of something like that happening on my land, or I should have done something to disperse that unlawful assembly. If I didn't do either of these two, then I am also liable. तो मैंने अगर उस असेंबली की शिकायत नहीं करी जल्दी से जल्दी, जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी जमीन पर हो रही है यह हरकत, और मैंने उसे डिस्पर्स करने की भी कोशिश नहीं करी, तो कहीं ना कहीं मेरा ताल्लुक था, मैं चाहता था कि वो अपने अनलॉफुल ऑब्जेक्ट को पूरा कर ले, तो इसीलिए मेरे ऊपर भी लायबिलिटी आ जाएगी। 2 सेक्शंस थे ये, 154 155, इन दोनों को मिला के एक सेक्शन बना दिया गया है और वो सेक्शन है 193, ठीक है। बस यही चेंज है, दैट्स इट। दूसरा था अफरे और पनिशमेंट। अफरे का, अफरे सबको बताइए, दंगा, 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर पब्लिकली लड़ाई करने लगते हैं, तो अफरे की डेफिनेशन 159 में थी, पनिशमेंट 160 में था। अब इसको कंसोलिडेट करके एक सिंगल सेक्शन बना दिया है और सेक्शन है 194। 1 में डेफिनेशन दे रखी है और 2 में पनिशमेंट दे रखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 152 पे। बेसिकली इफ अ पब्लिक सर्वेंट हैज बीन acting under a proper authority and he is being authorized to disperse an unlawful assembly, ठीक है, उसी पब्लिक ऑफिसर को अगर तुम असॉल्ट कर देते हो क्योंकि वो लेजिटिमेट काम कर रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो 152 के तहत सजा मिलती थी और सजा थी 3 साल से लेकर, मतलब फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। ये था सेक्शन। जो नया सेक्शन है वो 195 है। फाइन का अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं था, अब फाइन का अमाउंट स्पेसिफाई करके 25,000 रुपीज से कम नहीं होगा, ये लिख दिया गया है, ठीक है। तो अर्लियर द फाइन वाज लेफ्ट टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट और नाउ द फाइन हैज गिवन अ मिनिमम फिगर कि 25,000 से कम का फाइन नहीं हो सकता। इसी सिचुएशन में
जहाँ पे एक पब्लिक ऑफिसर को जो लॉफुली एक्ट कर रहा था, अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहा था, जो उसका काम भी था, उसे असॉल्ट कर दिया, चोट पहुंचा दी, डरा दिया, धमका दिया, या फिर वो सब कुछ कर दिया जो इसमें लिखा है, असॉल्ट, थ्रेटन टू असॉल्ट, ऑब्स्ट्रक्ट, अटेम्प्ट्स टू ऑब्स्ट्रक्ट एनी पब्लिक सर्वेंट हु वाज डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, then the punishment was 3 years up to imprisonment and fine. Now the punishment is 3 years up to imprisonment, of course, the same thing, but minimum 25,000 rupees fine. If there is an assault or a threat to assault or obstruction or attempt to obstruction, a public servant who is discharging his duty to disperse an unlawful assembly shall be punished with either description, which may extend to 3 years, or with fine, or with both. यहाँ पे 195 clause 2 में whoever threatens or assaults etc. use criminal force against public servant in endeavoring to disperse an unlawful assembly, जो कि राइट को जो कि किसी राइट के लिए या फ्रे के लिए इकट्ठी हुई है, तो सजा जो है कम कर दी है, एक्चुअली 1 years तक सजा हो सकती है। ठीक है, दिस इज क्लॉज 2। 153A promoting enmity among different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc. Again, the same thing, something similar to a hate crime, not particularly a hate crime, but quite close. 153A में था, चेंज हो गया है 196। तो प्रोमोटिंग जो एनिमिटी है वो किसी भी तरह से हो सकती है। अब वो एनिमिटी सिर्फ वर्ड से या लिख के या पर्चों पे नहीं होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से हो सकती है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस से हो सकती है। उसी चीज को जो नया सेक्शन है वो कवर कर रहा है। ठीक है, द वर्ड और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इज एडेड एज वन ऑफ द मोड्स फॉर स्प्रेडिंग डिसहार्मनी। ठीक है, दिस इज द चेंज दैट हैज हैपेंड इन द न्यू सेक्शन 196। द रिमेनिंग प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम। 153B imputations, assertions prejudicial to national integration. Whoever by words or spoken or written or by signs or by visible representation, ये बहुत ही लिमिटेड सा मोड है, इसको इलेक्ट्रॉनिकली थोड़ा एनहांस करना पड़ेगा। तो वही एनहांसमेंट हुआ है नए सेक्शन में कि कोई भी वर्ड्स, चाहे वो रिटन है, स्पोकन है, साइंस है, रिप्रेजेंटेशन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड को यूज करके वो करता है जो 100 सेक्शन 53B प्रोहिबिट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं 197D पर। ये एक नया प्रोविजन है, पहले नहीं था, अब हो गया है। 197 क्लॉज 1 सब क्लॉज D मेक्स और पब्लिशेस false or misleading information jeopardizing the sovereignty and integrity or security of India. So 197 basically is a change of, or is the corresponding section of 153B, but it comes with a slight addition, और addition यही है कि कोई भी पब्लिश करता है फॉल्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स को, इंफॉर्मेशन को, जिससे अगेन इंडिया की सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, यूनिटी जेपर्डाइज होती है। ये दूसरा अटेम्प्ट है, तुम समझ ही रहे हो क्या करने का। ठीक है, लोगों की फ्रीडम को थोड़ा सा और कर्टेल कर देने का। अगेन ये एक्सट्रीमली एम्बिगस है वर्ड्स, जेपर्डाइजिंग सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी। सुप्रीम कोर्ट जब तक इन पे इंटरप्रिटेशन या क्लैरिटी नहीं देता तब तक इनको मिसयूज किया जाता ही रहेगा। हर किसी के एक्ट को, चाहे वो कोई भी नॉर्मल एक्ट हो, उसे इंटेग्रिटी पर अटैक मान के उस आदमी को जेल पहुंचा दिया जाएगा, भले ही वो अपने एक्ट के विद इन एक्ट कर रहा था, सॉरी अपने राइट्स के विद इन एक्ट कर रहा था। ठीक है, एम्बिगिटी तो रहनी ही है जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको क्लियर नहीं कर देता। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे, थोड़ा लेट भले ही, लेकिन कहीं ना कहीं सही जजमेंट आ ही जाता है। राइट, तो ये एडिशन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन भारतीय न्याय संहिता के किस सेक्शन में मेंशन्ड है? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट्स में लीव कर सकते हैं। इसी तरह के और क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं नए लॉ से रिलेटेड, जिनका प्रीलिम्स के लिए काफी रेलेवेंस है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको इस तरह के काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इन सेशंस को मिस बिल्कुल ना करें। आपकी तैयारी नए लॉज के हिसाब से प्रॉपरली होती रहे, कुछ ऐसा ना हो जो छूट जाए, क्योंकि
पता नहीं क्या ये इत्तेफाक, लेकिन जो छूट जाता है एग्जाम में वही आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि ये इत्तेफाक आपके साथ ना हो जाए। कुछ ज्यादा ही यूजुअल इत्तेफाक है, सबके साथ होता ही है फॉर सम रीजन। तो मेक श्योर दिस डजंट हैपन टू यू। ठीक है, ये सारे क्रिमिनल लॉज प्रॉपरली एग्जीक्यूशन में आ चुके हैं। जितने भी FIRs केसेस जो भी कुछ हो रहा है वो नए लॉज के हिसाब से हो रहा है। तो अब जरूरी है कि आपकी तैयारी भी इन नए लॉज के हिसाब से ही हो। ठीक है, इसीलिए इन सेशंस को मिस करना ठीक नहीं होगा। तो बस फिर तैयार रहिए। हर दिन 5:30 to 6 के बीच में सेशन रिलीज होता है, जरूर देखें। तैयारी को साथ बराबर चलाते रहें। कोई सवाल या कोई मुश्किल हो कमेंट्स में जरूर लिख दें, मैं उसे सॉल्व कर दूंगी। ओके, तब तक सब अपना ख्याल रखें। जब तक अगले सेशन में नहीं मिलते एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।